हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत है आपका इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और वो पूरा का पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, तो देखो, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए आता है। बहुत इजी चैप्टर है। सिंगल फार्मूला के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। सिंगल फार्मूला के ऊपर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। और एक्चुअल में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है, उसी का एक्सटेंशन बोले तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें एक बर्नौलीज ट्रायल पढ़ना है, जिसमें अपन बर्नौल बायनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मीन पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है। सभी मतलब जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े वही बायनोमियल में पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे? पहला पहला कि हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहां पे करना है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देता कि अगर ए कॉइन इज टॉस, मतलब एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो मुझे बताओ बेटा, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो कौन कौन से प्रोबेबल रिजल्ट्स हैं? तो हमारे प्रोबेबल रिजल्ट्स है सर, एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जितने भी प्रोबेबल रिजल्ट्स है उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। और ये हो गया मेरा एन ऑफ एस। कितना रे बाबा? 2। एन ऑफ एस कितना हो गया? 2। अब मुझे फोकस करना है कि मुझे सिर्फ हेड चाहिए। मुझे इंटरेस्ट किस में है? सिर्फ हेड में। अगर मुझे सिर्फ हेड चाहिए तो मैं बोलता हूं कि मेरा ए एक ऐसा इवेंट है कि मुझे चाहिए गेटिंग हेड। मुझे क्या चाहिए? गेटिंग हेड। मतलब मुझे सिर्फ हेड चाहिए। क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो तो मुझे बताओ, हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार। तो ये पी ऑफ ए हो गया। कितना? पी ऑफ ए बोलो, या फिर तो हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो हेड आना कितने बार है? एक ही बार आएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, कितना? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। तो यहां से 2-3 पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे बताओ, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेंगी? अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेंगी सर? वो भी 1/2 रहेंगी। तो दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया तो 1/2 प्लस 1/2 कितना? 1। मतलब हमेशा याद रखना, दोनों भी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 1। तो चलो, मुझे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता था, तो मुझे ये बर्नौलीज ट्रायल यूज करने की क्या जरूरत पड़ी? तो जब भी, अब मुझे बताओ, यहां पे ए कॉइन इज टॉस है, तो इसी कॉइन को अगर मैं 5 टाइम्स थ्रो करता हूं, 5 टाइम्स टॉस करता हूं, इसी कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करता हूं, इसी एक कॉइन को 100 बार टॉस करता हूं, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को जब हम रिपीटेडली n टाइम्स कर रहे हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली n टाइम्स कर रहे हैं, तब हमें यूज करना पड़ता है बर्नौलीज ट्रायल। इज इट क्लियर बेटा? एक ही एक्सपेरिमेंट को जब नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर रहे तब हम यूज करेंगे बर्नौलीज ट्रायल। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बच्चा लोग? चलो, तो क्या है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन? तो वही बोला है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। एन टाइम्स किया कोई भी एक्सपेरिमेंट तो उसको बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। अब ये बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, इधर देखो। तो
P ऑफ x इज इक्वल्स टू एन सी एक्स P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस एक्स, Q टू द पावर n माइनस एक्स। अब ये क्या है सब बताता हूं। मुझे बताओ, अगर उसने बोला ए कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 5 टाइम्स, मतलब कितने बार टॉस किया? 5 बार। मतलब इस केस में मेरा n हुआ नंबर ऑफ ट्रायल्स। n क्या हुआ? नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने बार ट्रायल ली रहे? 5 बार। तो मेरा n हुआ 5। समझ गए? n कितना हुआ? 5। अब p क्या है? तो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी रे? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब आपके लिए सक्सेस क्या रह सकता? कुछ भी रह सकता। जैसे मैंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 50%। इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो मेरे लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50%। तो पाकिस्तान लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो भी 50% होगी। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ा जाए तो आंसर 1 आएगा। 50% प्लस 50% कितना? 100%। अगर मैंने बोला कि इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 90%, तो दूसरे टीम की लूजिंग प्रोबेबिलिटी रहेंगी 10%। तो 90% प्लस 10% 100%, मतलब कितना? 1। मतलब इतना फिक्स है रे बेटा कि P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, तो Q को बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिवर। किसकी प्रोबेबिलिटी है? फेलिवर की। लेकिन आपको पता है P फेलिवर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर मिलाई जाए तो कितना हो जाएगा? 1। मतलब आपको P पता है तो Q निकाल सकते। कैसे? 1 माइनस पी। P पता है तो Q कैसे निकाल सकते? 1 माइनस पी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और x मतलब क्या है? तो आपको जो चाहिए वो। x मतलब क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो। समझ गए क्या बेटा? समझ गए? तो देखो, जब भी आप कॉइन को टॉस कर रहे 5 टाइम्स और आपको बोला, देखो यहां पे बोला गेटिंग कितना? 2 टेल्स। मतलब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स गेटिंग 2 टेल्स। आपको कितने टेल चाहिए? 2 टेल चाहिए। चलो, तो मेरा n 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब टेल कितने चाहिए? 2। तो मेरा x कितना हो गया? 2। x कितना हो गया? 2। तो मुझे बताओ रे, आप एक कॉइन को 5 बार फेंको, 10 बार फेंको, 100 बार फेंको, आपको प्रोबेबिलिटी सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए निकालना है। कितने एक्सपेरिमेंट के लिए? सिंगल एक्सपेरिमेंट के लिए। इतना क्लियर है? तो देखो, मैं यहां पे लिखता हूं अ कॉइन इज टॉस। अगर कॉइन टॉस किया तो आपके प्रोबेबिलिटी s कितना आएगा? एक आएगा h, एक आएगा t। तो मेरा n ऑफ s आ जाएगा कितना रे बाबा? 2। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी, मुझे किसके ऊपर फोकस करना है? मुझे फोकस करना है टेल के ऊपर। किसके ऊपर? टेल के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यही मेरे लिए सक्सेस हो गया। सक्सेस मतलब क्या? टेल मिलना। तो टेल कितने बार मिल सकता है? एक बार। उसको डिवाइड करो 2 से, तो 1/2 हो गई मेरी टेल की प्रोबेबिलिटी। अगर P मेरा सक्सेस 1/2 है तो Q कितना आएगा? तो वो भी आएगा 1 माइनस पी। मतलब 1 माइनस 1/2, ये भी कितना आ गया? 1/2। और अभी लिखो यहां पे डायरेक्टली, क्या लिखोगे? क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग कितने, 2 टेल्स। तो मुझे बताओ P ऑफ x का फार्मूला पता है, एन सी एक्स पी टू द पावर x क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। सो n कितना है, तो n कितना है रे 5, c 2, p का पावर 1/2 का पावर x मतलब 2, और 1/2 का पावर n माइनस एक्स मतलब कितना 5 माइनस 2। इतना क्लियर है। चलो उसको सॉल्व बाद में करेंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इधर ही बता देता कि एनसीआर क्या है। एनसीआर क्या है, उसके पहले कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। अगर एन सी 0 है तो आंसर कितना आएगा, ये सभी वैल्यूज आपको याद रखना है। ठीक है, सभी वैल्यूज क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, सो देखो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है, जैसे एन सी 0 क्या होता है, 1 होता है। एन सी एन कितना होता है, 1 होता है। और एन सी 1 ये होता है एन, एन सी 1 कितना होता है 1 एन। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कैसे निकालते वो भी बताता मैं। तो सिंपल है, अगर आपको ऐसा बोला, देखो रे आपको ये निकालना है 5C3, क्या निकालना है 5C3, तो कैसे लिखना है देखो मुझे बताओ। नीचे में क्या है 3, तो इसको लिख दो 3 2 1, मतलब 3 से चालू करो, पीछे पीछे आते जाओ। कितने नंबर्स लिखे 3, ऊपर भी 3 ही नंबर लिखना है, लेकिन 5 से स्टार्ट करना है, तो 5 4 3। इज इट क्लियर। आपको लिखना है 10C4, तो आप ऐसे लिखोगे 4 3 2 1, और इधर 10 9 8 7। इज इट क्लियर बच्चा लोग। और एक प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एन सी आर है तो उसी को आप लिख सकते एन सी एन माइनस आर। क्या लिख सकते एन सी एन माइनस आर। मतलब देखो कैसे, अगर आपको बोला 10C9, क्या बोला है 10C9, तो आपको इसको 9 8 7 9 एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। उतना लिखने से अच्छा इसको थोड़ा मैं इजी कर देता, इसको मैं 10C9 को 10C क्या लिख सकता 10 माइनस 9 मतलब कितना 1 लिख सकता हूं, वही से अगर आपको बोला 100C98, तो आप ऐसे लिख सकते 100C 100 माइनस 98 2। ठीक है, तो बस ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझ गए। देखो क्या बोला है, NC0 1, NCN कितना 1, NC1 n, NCR को NCN माइनस आर लिखते, और कोई भी वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते बेटा, उसमें कोई बड़ी बात है क्या। 5C3 है तो 3 2 1 3 बार, और ऊपर 3 नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखते चलो। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है। चलो तो अगर ये बात सब क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है हमारा प्रॉब्लम, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम। देखो एक डा है जिसको थ्रो कितने बार कर रहा है 6 टाइम। तो सबसे पहला कि डाई को 6 टाइम थ्रो कर रहा है, मतलब मेरी एक ही ट्रायल कितने टाइम्स हो रही 6 टाइम्स, मतलब एन आ गया मेरा 6। एन कितना आ गया रे मेरा 6। इतना क्लियर है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब मुझे इंटरेस्ट किस में है ऑड नंबर में। मेरा सक्सेस क्या है रे कि ऑड नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और 5 क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले वो कितने भी टाइम्स डाई को थ्रो करे, वो डाई को 100 बार 1000 बार दिन भर फेंकते ही रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल के लिए निकालना है। कितने ट्रायल के लिए, सिंगल ट्रायल के लिए, ये बात याद रखना। तो मैं बोलता हूं यहां पे देखो बेटा, फिर से बता रहा, ए डाई इज थ्रोन। अगर एक डाई को थ्रो करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस इस तरीके से आएगा 1 2 3
4 5 6 यही आएगा। तो ये हो गया मेरा एन ऑफ एस कितना रे बाबा 6, एन ऑफ एस कितना 6। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ए ऐसे बोल देता हूं क्या, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर मतलब मुझे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर कैसे आएंगे, तो ये ऐसे आएंगे 1 3 5। तो एन ऑफ ए कितना हो गया 3। तो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पी को निकालता हूं मैं कैसे, एन ऑफ ए कितना 3 और एन ऑफ एस कितना 6, मतलब कितना 3 2 जा, मतलब पी आ गया मेरा 1/2। इज इट क्लियर, पी कितना आ गया 1/2। तो हो गया। फिर अगर आपका पी 1/2 आ गया तो मुझे बताओ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो क्यू कितना, क्यू का सिंपल फार्मूला है 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/2। तो ये भी क्यू भी कितना आ गया 1/2। तो देखो आपको पी पता है, क्यू पता है, एन पता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते। और पहला प्रॉब्लम है क्या है, देखो पहला 5 सक्सेसेस मिलना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। मतलब पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस बोला तो मुझे x कितना लेना पड़ेगा 5। पहले फार्मूला लिखता प्रोबेबिलिटी का, क्या है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स कितना 5 करो, एन कितना है रे 6, तो 6c5 पी 1/2, 1/2 का पावर x, x मतलब कितना 5, अगेन 1/2 का पावर n माइनस एक्स मतलब कितना 6 माइनस 5, बराबर है 6 माइनस 5। तो एन सी 5 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, कह रहे एनसीआर को एन सी एन माइनस आर। तो एन सी 6c5 को मैं ऐसे लिख देता 6c 6 माइनस 5 1। अब देखो ये 1/2 का पावर 5 है और ये 1/2 का पावर 1 है। तो चलो इसको करेंगे सॉल्व। तो ये क्या आएगा देखो बेटा, तो P ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 का आ गया, ध्यान दो 6c1 सिंपल है। क्या लिखते हैं 6c1 को कैसे लिखना पड़ेगा, अगर आपको लिखना है तो सिंपल 6, क्योंकि c1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है 6, या फिर ऐसे लिखोगे 6c1 को कैसे लिखोगे, ऊपर में एक 6 और नीचे में 1 है तो एक ही वैल्यू आएंगे, तो 6/1 मतलब क्या 6। अब 1/2 का पावर 5 और 1/2 का पावर 1 मतलब ये हो गया 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6। अब मुझे बताओ ये हो गया ऊपर में 6 और ये नीचे में हो गया 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 मतलब बताओ रे 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 4 32 और 2 टू द पावर 6 64। तो ये आ जाएगा 6/64, जिसको हम 3/32 भी लिख सकते। क्या लिख सकते 3/32, और ये आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा पूछा है इसने, क्या बोला है रे, सेकंड क्वेश्चन को देखते बेटा क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन को देखो 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 बच्चा लोग, क्या बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपको जो याद रखने हैं, एटलीस्ट 5 एटमोस्ट 5, एटलीस्ट 5 एटमोस्ट 5। ठीक है, तो हमें पूछी है प्रोबेबिलिटी, ध्यान दो इधर करते हैं हम। मुझे क्या क्या पता था, तो n था 6, n कितना था 6, p कितना था हाफ, q कितना था हाफ। अब उसने क्वेश्चन में बोला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब ध्यान दो, अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब ध्यान दो एटलीस्ट 5 का मीनिंग क्या है,
एटलीस्ट 5 का मतलब कम से कम 5 सक्सेस चाहिए। उससे कम चलेंगे क्या? नहीं। उससे कम चलेंगे क्या? नहीं। मतलब उसको क्या चाहिए रे बेटा? 5 सक्सेस चाहिए, मतलब 5 टेल चाहिए। एक्चुअल में कितने टेल चाहिए? 5 टेल। चलो, तो कम से कम 5 मतलब उससे कम चलेंगे क्या? नहीं। मतलब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो कैसे रहेगा? तो पी ऑफ एक्स का फार्मूला सभी को पता है, क्या रहता है? क्या रहता है बेटा? एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी? एटलीस्ट 5 सक्सेस की। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5। उससे कम चलेंगे कि नहीं? मतलब 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी, कहां तक? लेकिन मुझे बताओ बेटा, आप एक कॉइन को 6 बार ही उछाल रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा टेल कितने आ सकते? 6 आ सकते। उससे ज्यादा आ सकते क्या? नहीं। मतलब एटलीस्ट 5 सक्सेस बोला तो मुझे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 की आएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 की आएंगी। एटलीस्ट 5 मतलब 5 से कम नहीं आएंगे, 5 से ज्यादा आएंगे, लेकिन 5 की आएगी, 6 की आएंगी। उसके आगे बढ़ सकते क्या? नहीं, क्योंकि हमारे ट्रायल ही खत्म हो रहे। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6 के लिए फार्मूला लिखो। तो वो फार्मूला हो जाएगा एन सी एक्स। तो n कितना है? 6। 6 सी 5 1/2 टू द पावर 5 और 1/2 टू द पावर 6 माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 6 के लिए लिखो 6 सी 6 1/2 टू द पावर 6 और ये कितना 1/2 टू द पावर 6 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया 6c5 को लिख सकते हैं हम 6c1, ये 1/2 का पावर 5 और ये 1/2 का पावर 1। 6c6 मतलब 1, अगेन 1/2 का पावर 6 और हाफ का पावर 0, 0 मतलब कितना 1। तो ये हो गया 6c1 मतलब 6, 1/2 का पावर 5 और ये एक कितना 6 प्लस 1/2 का पावर 6। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 1/2 का पावर 6 कॉमन निकल रहा। तो 1/2 का पावर 6 कॉमन निकला, तो इधर क्या बचा? कितना बचा रे बाबा? 6 प्लस 1। तो 1/2 का पावर 6 मतलब अभी देखा बेटा हमने कितना आता था? 2 का पावर 6 64। तो ये आ जाएगा 1/64 इंटू 7। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 7/64। कितना आ गया रे बेटा? 7/64। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन को प्रॉपर करने का, यहां पे देखो बोला, क्या बोला था? एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 से कम नहीं। 5 रहेगा, 6 रहेगा, 6 के आगे इसलिए जा नहीं सकती क्योंकि हमारी ट्रायल ही 6 बार है, 7 बार कैसे टेल आएगा? नहीं ना। चलो, और अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेटा, और वो क्वेश्चन है क्या वो है? देखो, एटमोस्ट 5 सक्सेस। कितने सक्सेस रे बेटा? एटमोस्ट 5 सक्सेस। चलो देखते हैं। अब क्या बोला है उसने? एटमोस्ट 5 सक्सेस। अब एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है एटमोस्ट 5 सक्सेस के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने सक्सेस चाहिए? 5। उससे ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। मतलब मुझे 5 चलेंगे, 4 चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 2 भी चलेंगे, 1 भी चलेंगे और 0 भी सक्सेस चलेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्या बोला? एटमोस्ट 5 मतलब उससे ज्यादा नहीं चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं चाहिए, 5 और 5 से कम चलेंगे। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी रे? तो प्रोबेबिलिटी 5 की आएंगी। इसको ऐसे लिखते, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा। बाप रे,
सर 5 से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 5 4 3 2 1 0 इतने आएंगे, मतलब वो फार्मूला मुझे क्या 6 टाइम्स लगाना पड़ेगा क्या? हाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे नहीं हम। क्यों नहीं लगाएंगे? दिमाग की बत्ती जलाएंगे हम। मुझे बताओ, आपके क्लास में, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं उससे आप समझ जाओगे। आपके क्लास में टोटल 500 बच्चे हैं। आपके क्लास में टोटल 500 बच्चे हैं, और उसमें से ऐसे पकड़ के चलो कि नियर अबाउट 480 पास है, नियर अबाउट 480 पास है, और आपको गिनना है कि कितने पास है, कितने पास है, मतलब कितने बच्चे पास हुए। तो मुझे बताओ, आप ऐसे गिनोगे क्या? 1 2 3 4, मतलब आपको कहां तक गिनना पड़ेगा? 480 तक गिनना पड़ेगा। कहां तक गिनना पड़ेगा? 480 तक। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि मुझे पता है कि टोटल 500 है, मुझे पता है टोटल कितने हैं 500, और मुझे कौन से स्टूडेंट निकालने हैं? पास वाले निकालने, पास वाले। तो मुझे पता है फेल वाले कम है, कितने हैं? कुछ 20 ही है, तो मैं पहले गिन लूंगा 1 2 3 4, ये 20 ही है। एक काम करता, टोटल में से, टोटल में से ये जो कम फेल वाले हैं वो माइनस कर देता, तो पास वाली मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। मतलब 500 में से वो 20 माइनस कर दो तो 480 मुझे तुरंत मिल जाएगी। तो मुझे ये 6 निकालने से अच्छा, अगर पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज निकालते तो क्या क्या आएंगी? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और एक 6 भी आएगा। तो मैं एक काम करता, ऐसे निकालने से अच्छा टोटल में से, टोटल में से, टोटल में से क्या करता हूं रे बेटा? टोटल में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू, कौन सा बचा है 6, वो माइनस करता। समझे क्या? इतना समझे? और आप सभी को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है। जैसे मैंने बताया, इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी 90%, पाकिस्तान हारने की प्रोबेबिलिटी 10%, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 100%, मतलब कितना? 1। तो मैंने क्या किया, मुझे 0 1 2 3 4 5 का निकालना नहीं था, इसलिए टोटल में से 6 वाली माइनस कर दी, तो बची वाली मिल जाएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? टोटल प्रोबेबिलिटी कितना रे बेटा? 1 माइनस, इसमें लगाओ फार्मूला 6c6 p टू द पावर, या फिर लगाओ फार्मूला, यहाँ पे क्या होगा? ये तो फार्मूला पता है रे बेटा आपको, ये लिखा है इधर, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो 6c6 यहाँ पे लिखा भी है, 1/2 का पावर 6 और 1/2 का पावर 0। तो ये 1 माइनस 6c6 कितना? 1, और 1/2 का पावर, ये तो 1 हो गया, 1/2 का पावर 6 मतलब 1/64। तो ये हो गया 64 माइनस 1/64, तो ये आ गया 63 डिवाइड बाय 64, और ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी? एट मोस्ट 5 सक्सेस की। इतना क्लियर है बेटा? तो जब भी आपको बहुत ज्यादा निकालना रहा, जब भी आपको बहुत ज्यादा निकालना रहा, तो उतने फार्मूले लगाने से अच्छा, उतने फार्मूले लगाने से अच्छा आप क्या करो रे बेटा? सिंपल टोटल में से बचा वाला माइनस कर दो, टोटल में से बचा वाला माइनस कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट क्लियर है। एग्जैक्ट 5 सक्सेस के लिए निकाला, एटलीस्ट 5 सक्सेस के लिए निकाला, एटमोस्ट 5 सक्सेस के लिए निकाला। तो बस फार्मूला लगाना है एक ही, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, प्रॉब्लम सॉल्व है। चलो सो देखते हैं हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। क्या बोला है? ए पेयर ऑफ डाइस है, और कितने बार फेंका है? 4 बार। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो उसने कितने बार थ्रोन किया वो देखो। थ्रोन 4 टाइम्स, मतलब मेरा यन हो गया 4, यन कितना हो गया? 4। और किसको फेंका? तो पेयर ऑफ डाइस को। किसको? पेयर ऑफ डाइस को। तो जब भी मैं पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, तो जब भी हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते तो एक को फेंका तो 1 2 3 4 5 6, और
पेयर ऑफ डाइस को फेंका तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे कितने आते, 2 1 2 2, कल हमने किया है। कितने आते हैं, 36। कितने आते रे बेटा, 36। तो जब भी हम पेयर ऑफ डाइस थ्रोन करते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, देख लो ये आएगा ऐसा 1 1 1 2, पहले पे 1 दूसरे पे 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ये आएगा 2 1 2 2 अगेन 2 6 तक, 3 1 3 2 ये भी आएगा 3 6 तक, 4 1 4 2 ये भी आएगा 4 6 तक, 5 1 5 2 ये भी आएगा 5 6 तक, 6 1 6 2 ये भी आएगा 6 6 तक। तो ऐसे कितने आएंगे, 36 आएंगे। कितने आएंगे रे, 36। मतलब पेयर ऑफ डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तब मेरा एन ऑफ यस आ जाएगा 36। एन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 36। अब पढ़ते क्वेश्चन। इफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब मुझे जो मिलना चाहिए वो डबलेट मिलना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पहले इस पे 1 है तो इधर भी 1 रहना चाहिए, 2 है तो 2 रहना चाहिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो डबलेट कितने बार मिल सकते हैं, 6 ही मिल सकते। और यही क्या है, हमारा सक्सेस है। यही मेरा क्या है, सक्सेस है। तो देखो, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट कैसे मिल सकते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो आपको जो डबलेट मिल रहे हैं, जिसको मैं एन ऑफ ए बोल देता हूं, वो हो गए 6। वो कितने हो गए, 6। तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो सिंपल है, आपको कितने चाहिए, 6, टोटल कितने, 36। तो मेरा P हो गया 1/6। P कितना हो गया, 1/6। अगर P 1/6 है तो Q कैसे निकालोगे, 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। इतना क्लियर है। मतलब आपको P मिल गया, Q मिल गया, N पता है, N है 4, P है 1/6, Q है 5/6। प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, मतलब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने सक्सेस रे बच्चा लोग। तो हमें चाहिए 2 सक्सेस। कितने सक्सेस चाहिए मेरे लिए, सक्सेस कितने, 2। मतलब मेरा x हुआ 2, मेरा x हुआ 2। तो मेरे पास फार्मूला है P ऑफ x का, क्या, NCX P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस x। ठीक है, तो P ऑफ x कितना है 2, n कितना है रे 4, तो 4C2। P कितना है 1/6, तो 1/6 का पावर x मतलब 2। और ये कितना है Q, 5/6, तो 5/6 का पावर n माइनस एक्स। n माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 2। ठीक है, सो करो सॉल्व इसको, क्या आएगा, देखो 4C2 को ऐसे लिख सकते, नीचे में 2 है तो 2 1, कितने एलिमेंट आए, 2। ऊपर को लिखो 4 3 2, खत्म। 1/6 का पावर 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/6 इंटू 6, और ये आ गया 5/6 का पावर 4 माइनस 2 मतलब 2। अब कुछ कैंसल हो रहा है तो कर दो, क्या हो रहा है ध्यान दो, अगर अच्छे से देखा जाए तो कैंसल हो रहा, 2 2 जा 2 2 जा 4, और ये 2 3 जा 6, और ये एक 6, मतलब ये 2 ये 6 और ये 3, 2 3 जा 6, मतलब क्या बचा, तो ये बचा 1/6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 25/216। तो ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 की। कितने आए रे बेटा, देखो समझे, बस फार्मूला लगाया, बाकी कुछ नहीं। और ये जो आप ले रहे हो प्रोबेबिलिटी, ये लेना है आपको सिंगल ट्रायल के लिए। कितने ट्रायल के लिए, सिंगल ट्रायल के लिए। बस इतनी बात अगर आप याद रखते हो तो आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, बाकी कुछ नहीं है। इज इट क्लियर बच्चा लोग, क्लियर है, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ा जाए आगे, क्या बोलते हो? चलो सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। पत्ते पता है सबको, कार्ड्स कौन कौन से कार्ड्स रहते हैं? तो अगर कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं तो थोड़ा सा बता देता हूं। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें से जो रेड है वो इसके आधे होते हैं, मतलब 26, और जो ब्लैक है वो होते हैं 26। रेड 26, ब्लैक 26। तो ये जो रेड होते हैं इसमें दो टाइप के कार्ड्स होते हैं। एक कौन सा? तो एक होता है हार्ट, जो 13 कार्ड्स होते हैं, और दूसरा रहता है डायमंड, उसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक में दो कार्ड रहते हैं। एक रहता है क्लब, उसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, और एक रहता है स्पेड, उसके भी 13 कार्ड होते हैं। जिसको नहीं पता उसने इतना भी याद रख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब क्या, टोटल कितने कार्ड्स है रे? 52। उसमें से ब्लैक 26, रेड 26। ब्लैक में दो है, क्लब और स्पेड 13, और रेड में हार्ट और डायमंड 13। बस इतना याद रखो। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। वेल शफल मतलब अच्छे से पीसा हुआ एक वेल शफल डेक है। डेक है मतलब पूरा कार्ड का बंडल है, और उसमें 52 कार्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। अब देखो, उस 52 पत्तों में से आपको कितने कार्ड्स निकालने हैं? 5। कितने कार्ड्स? 5। मतलब ये क्लियर हो गया कि मेरा जो यन रहने वाला है वो 5 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 5। कितने कार्ड्स निकालना है? 5। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें थोड़ा सा फोकस करते। ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब बात किसकी चल रही? स्पेड की। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, बात किसकी चल रही? स्पेड की। बात किसकी चल रही? स्पेड की। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट या फिर सक्सेस मेरे लिए क्या है? स्पेड है। क्या है? स्पेड। लेकिन मुझे सिंगल के लिए करना है। किसके लिए? सिंगल के लिए। तो मुझे बताओ, जब भी उसने बोला है पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो मेरा यन ऑफ यस टोटल कितने हो जाएंगे? 52। उसमें मुझे किस में इंटरेस्ट है? जिसमें इंटरेस्ट है उधर ही जाने का, इधर उधर जाने का नहीं। समझे? इंटरेस्ट बोले तो पॉजिटिव इंटरेस्ट लो, निगेटिव इंटरेस्ट की तरफ मत जाओ। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम है भाई। इंटरेस्ट तो अपना बहुत जगह पे है, ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल इंटरेस्ट हमारा किसमें है? पढ़ाई में। ठीक है, सो पैक ऑफ 52 कार्ड्स में यन ऑफ यस 52 है। गेटिंग ए स्पेड कार्ड, गेटिंग ए स्पेड कार्ड, तो मुझे स्पेड चाहिए, तो सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं सर? 13 होते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एन ऑफ एस से डिवाइड करो 52, तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो P हो गया 1/4। Q 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/4, तो Q कितना? 3/4। चलो इतना मिल गया। मतलब मुझे 3 चीजें मिल गई जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की है। क्या? N है 5, P है 1/4, और Q है 3/4। ठीक है, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है इसके हिसाब से। चलो, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। सो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में? ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, पूरे के पूरे स्पेड चाहिए। मतलब x कितना? 5। x कितना रे? 5। लगाओ फार्मूला। क्या है फार्मूला हमारा? तो P ऑफ x का फार्मूला है NCX, P टू द पावर x, Q टू द पावर n माइनस x, और इसमें x पुट करो, कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 5C5, क्योंकि n भी कितना है? 5। 5C5 1/4 का पावर 5, और 3/4 का पावर 5 माइनस 5, तो 5C5 1, ये 1/4 का पावर 5,
और 3/4 का पावर मतलब कितना 1, तो ये आ गया आंसर 1/4 टू द पावर 5, जो कि आप निकाल सकते हो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का स्क्वायर इसके हिसाब से 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 120, ऐसा करके आप फाइंड कर सकते हो। समझ गए? तो ये हो गया हमारा P ऑफ X इज इक्वल टू 5 का आंसर। अब इसने क्या बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। अब मुझे बताओ, जब भी ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? देखो अगेन वही बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड मतलब x कितना हो गया 3, तो P ऑफ x इज इक्वल टू 3 के लिए लिखते हैं NCX मतलब 5C3, P टू द पावर x, P कितना है 1/4, 1/4 का पावर 3, Q 3/4 का पावर n-x, n-x मतलब 5-3, तो ये आ जाएगा 5C3 को कैसे लिखेंगे, तो ये देखो 3 2 1 5 4 3 इंटू ये हो गया 1/4 का क्यूब इंटू 5-3 मतलब कितना 2, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा काट पीट करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, कैसे करते देखो। पहली बात तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, ठीक है, उसके बाद क्या बचा 2, तो ये 2 2 जा 4, ठीक है, अब क्या बचा ये 5 2 जा 10, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर मतलब ये 4 टू द पावर 5, ऐसे लिख देते, बाकी दैट इज द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कर लोगे। वैसे ही लास्ट उसने बोला है नन इज स्पेड, तो देखो थर्ड में बोला है नन इज स्पेड, नन इज स्पेड मतलब कुछ भी नहीं, x को कितना पुट करना है रे बाबा 0, x को कितना पुट करना है 0, तो बाय डिफॉल्ट आप ये सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग, सिंपल है। जब ऑल 5 बोला तो x 5 था, 3 कार्ड्स बोला तो x 3 था, नन बोला तो x कितना कुछ भी नहीं, नल 0, समझे? चलो तो हम आगे का लेते हैं। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट क्या बोला है, बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05, मतलब एक फैक्ट्री है जो बल्ब को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन बल्ब को प्रोड्यूस करने के बाद 150 दिन के बाद 150 डेज के बाद उसके फ्यूज हो जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, कितनी है फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05 आफ्टर 150 डेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, 5 बल्ब में से, मतलब n कितना लिया 5, उसने बहुत कुछ बोला है कि नन फ्यूज कब होंगे, नॉट मोर देन वन, ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे। तो पहला काम तो उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05, तो ये सेंटेंस मैं यहां से पूरा का पूरा उठाऊंगा, ये पूरा सेंटेंस यहां से उठाऊंगा, 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05, ठीक है, उस सेंटेंस को सीधा इधर लाऊंगा और लिखूंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.05। किसी को कोई तकलीफ है? फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, अगर ये 0.05 है तो मेरा Q आ जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.05, कितना कितना रे बाबा 0.95, ठीक है 0.95, तो मेरा Q आ गया। और कितने बल्ब के लिए सैंपलिंग कर रहा है ये, तो 5 सच बल्ब्स के लिए, तो मेरा n कितना आ गया 5, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व बेटा। मुझे P पता है, मुझे Q पता है, मुझे n पता है,
और अब मैं करूंगा डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है क्या, नन, मतलब मुझे निकालना है नन बल्ब, नन बल्ब क्या बोला है, प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज, बाय फैक्ट्री विल फ्यूज, नन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। बस ये क्वेश्चन का पार्ट है, बस इतना लिख डालो। नन मतलब सिंपल, आपको x कितना लेना है, 0, नन मतलब x कितना लेना है, 0, तो p ऑफ x का फार्मूला लिखो, n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। n कितना है रे बेटा, तो 5 है, तो 5c0, p कितना 0.05 टू द पावर 0 और 0.95 टू द पावर 5 माइनस 0, तो 5c0 मतलब कितना 1, इसका पावर मतलब 1 और ये आ गया 0.95 टू द पावर 5, मतलब आ गया आंसर 0.95 टू द पावर 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, मतलब कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा 5 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। उसके बाद हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बोला है उसने क्या, नॉट मोर देन 1, मतलब क्या है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उसने। सेकंड, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। 150 डेज का कोई मीनिंग नहीं है, वो क्वेश्चन का पार्ट है। उसका है कि मोर देन 1 से फ्यूज नहीं होना चाहिए, मोर देन 1 से फ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब इधर लिखता हूं p मोर देन 1, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना, मतलब 0 फ्यूज हुआ तो चलेगा, एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है, 0 हुआ तो चलेगा, 1 हुआ तो चलेगा, 0 हुआ तो चलेगा, 1 हुआ तो चलेगा। लगाओ फार्मूला, तो 0 के लिए तो अभी लगाया था हमने फार्मूला, कौन सा, 5c0, 0.05 का पावर 0, 0.95 का पावर 5 प्लस 5c1 0.05 का पावर 1, 0.95 का पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5c0, मतलब कितना रे बेटा, बताओ जल्दी से। लिखा था हमने, याद है क्या सभी को, ये देखो पहले इसमें लिखा था 5c0 रहो या फिर ncn रहो, आंसर कितना रहता है 1, आंसर कितना रहता है 1, तो 5c0 कितना रहेगा, 5c0 रहेगा 1, इसका पावर 0 मतलब ये भी 1 और ये आ गया 0.95 का पावर 5, 5c1 मतलब 5, ये 0.05 का पावर 1 और ये 0.95 का पावर 4। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन निकल रहा है 0.95 का पावर 4, 0.95 का पावर 4 कॉमन निकला, तो इधर क्या बचा 1 और इधर बचा 5 इंटू 0.0 नहीं 0.95 का पावर 4 कॉमन निकला, तो 0.95 बचा और इधर बचा 5 इंटू 0.05। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.95 का पावर 4, ये 0.95 प्लस 0.25, तो 0.95 का पावर 4 और इसको ऐड करो 5 5 10 0 और 1 9 10 11 12, सो 1.20 इंटू दिस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, या फिर इसको ऐसे भी रहने दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूं कि करना क्या है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है इसमें, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 वो तो निकाला अपन ने, मोर देन 1 बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है रे बेटा, मोर देन 1, मोर देन 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, मोर देन 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब
क्या है? मोर देन 1। अब मोर देन 1 मतलब P ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी चलेगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 3 भी चलेगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 4 भी चलेगा, और P ऑफ x इज इक्वल टू 5 भी चलेगा। देखो मोर देन 1 बोला है, मोर देन 1 मतलब 2 3 4 5। अब 4 फार्मूला लगाने से अच्छा उसका उल्टा सोचो कि इसमें बचे कौन से हैं। सर एक 0 बचा है और एक 1 बचा है, तो क्यों ना मैं इसी को ही ऐसा लिख दूं, टोटल, टोटल मतलब कितना रहता है 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 तो हमने निकाला है, तो ये 1 में से ये आंसर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब देखो क्या है, मोर देन 1 बोला, मोर देन 1 मतलब 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 मुझे चारों का फार्मूला लगाना है, वो नहीं लगाना है तो मैं टोटल में से बचा वाला माइनस कर दूंगा। तो टोटल में से बचा कौन, एक 0 बचा और 1, तो टोटल में से ये पूरा ब्रैकेट माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा एट लीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो 4 क्या बोल रहा है, देखो एट लीस्ट 1 विल फ्यूज, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज का मतलब क्या, तो देखो एटलीस्ट 1 विल फ्यूज का मीनिंग क्या, एटलीस्ट 1 मतलब उससे कम नहीं, 1 से कम नहीं, मतलब 1 से कम नहीं मतलब 1 चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 नहीं चलेगा क्योंकि बल्ब भी 6 चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि बल्ब भी कितने है रे बाबा, 5 है, बल्ब भी कितने है 5, तो 6 का कुछ नामो निशान आना चाहिए क्या, नहीं। लेकिन सर 1 2 3 4, अरे 4 के बाद क्या चलेगा, 5 भी चलेगा। सर 1 2 3 4 5 के लिए फार्मूला लगाने का, मुझे बताओ इसमें से बचा क्या है, तो सर एक 0 बचा है, तो क्यों ना ऐसे करूं मैं, इसको बोल देता हूं टोटल माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना है 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने निकाला है कितना 0.95 का पावर 5। समझे, अरे बच्चा लोग समझे क्या, तो इसी तरह से हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। देखो एटलीस्ट एटमोस्ट को प्रॉपर पकड़ो, जब ज्यादा निकालना है तो टोटल में से बचा वाला माइनस कर डालो, जो बचा वाला लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बचा वाला क्या है, अभी यहाँ पे देखो इस केस में 2 बचे थे तो माइनस ये दोनों कर दे। समझे, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये भी एक प्रॉब्लम आप अच्छे से लगाते हो तो आप पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओनली वन फार्मूला, दैट इज NCX PX QN माइनस एक्स। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज 1 माइनस P। लेकिन ये P और Q निकालते वक्त एक बात याद रखना कि ये निकाल रहे हैं हम सिंगल ट्रायल के लिए, सिंगल, एक कॉइन को 1000 बार फेंको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे सिंगल कॉइन के ट्रायल के लिए निकालना है। एक डायस को 100 बार फेंको लेकिन मुझे सिंगल डायस के लिए निकालना है। आपको पत्ते में कितने भी कार्ड चाहिए, 20 कार्ड चाहिए, लेकिन मुझे सिंगल कार्ड के लिए निकालना है कि आपको स्पेड चाहिए, कौन सा चाहिए कि कौन सा चाहिए उसके लिए। इज इट क्लियर बच्चा लोग, इज इट क्लियर। चलो चलते हैं आगे। मीन एंड वेरिएंस। मीन, आपको एक बात पता होना चाहिए कि मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, मीन को ही क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आपको n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। q मतलब क्या है, सो q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और वो हमेशा कितनी रहती है, q 1 माइनस p। और ये आपको किसके लिए लेना है रे बेटा, ये आपको लेना है सिंगल ट्रायल के लिए, किसके लिए, सिंगल ट्रायल के लिए। ठीक है, तो हो गया, प्रॉब्लम ही खत्म बेटा।
तो जब भी आपको मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला है एनपी। मीन का फार्मूला क्या है? एनपी। वेरिएंस का फार्मूला है एनपीक्यू। वेरिएंस का फार्मूला है एनपीक्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब ही अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। इज इट क्लियर बच्चा लोग? पूरा का पूरा खत्म इधर। मीन एनपी, वेरिएंस एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट, दैट्स इट। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मतलब 1 माइनस पी, दैट्स इट। चलो तो करते हैं बेटा इसके प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत इजी प्रॉब्लम होते। देखो, हाँ एक बात, मीन को ही क्या बोलते हैं? मीन को ही बोलते हैं, मीन को ही दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू रे? एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसी को हम बोलते हैं ई ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? ई ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? ई ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ। जिसको प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था, ई ऑफ एक्स रहता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। इज इट क्लियर? चलो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको n दिया है 10, p दिया है 0.4 और आपको निकालना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स को ही क्या बोलते हैं? मीन। और मीन का फार्मूला सिंपल है n इंटू पी। n कितना? 10 और ये 0.4, तो ये निकल गया 4। तो ई ऑफ एक्स कितना मिल गया? अरे 4। इज इट क्लियर? वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस ऑफ एक्स तो ये होता है एन पी क्यू। तो n 10, ये 0.4 और q कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ, p 0.4 है तो q कितना होगा? 1 माइनस पी। 1 माइनस 0.4 कितना रे बाबा? 0.6। तो ये हो गया 0.6। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 0.6, साचुक कितना? 2.4। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ। और इसी में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो वो हो जाता अंडर रूट ऑफ 2.4, अंडर रूट ऑफ 2.4। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है? ठीक है, सिंपल दो फार्मूले याद रखना है, दैट्स इट। यह पी निकालना था, क्यू आ ही जाएगा, एन आपको दिया है। इस तरीके से एन, पी और क्यू के साथ वो खेल सकता है इधर उधर, वेरिएंस, ई, एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है, देखते हैं अगेन। देखो, P दिया है, E ऑफ एक्स दिया है। अब देखो इसने P दिया है कितना? 0.6। अगर P 0.6 है तो Q हो जाएगा 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 0.6, मतलब Q आ गया 0.4। चलो, E ऑफ एक्स, E ऑफ एक्स मतलब दिया है 6। अब मुझे बताओ रे, P पता है, Q पता है और आपको E ऑफ एक्स दिया है, तो E ऑफ एक्स मतलब ही होता है एन पी। ई ऑफ एक्स मतलब ही क्या होता है? एन पी। तो एन पी दिया है 6, तो एन मुझे पता नहीं, पी कितना है? 0.6 इज इक्वल्स टू 6। तो एन कितना हो गया? 6 अपॉन 0.6, मतलब 1 अपॉन 0.1। तो कितना हो जाएगा रे? ये हो जाएगा सीधा 10। कितना हो जाएगा? 10, मतलब एन मुझे पता चल गया 10। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कितना रे बाबा? एन 10 हो गया। तो ये चलो एन निकालने को बोला था, मिल गया एन। अरे बस घुमा फिरा के दिया है, बाकी वेरिएंस पूछा है। चलो, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एन पी क्यू। तो एन पी, अब डायरेक्ट लेते रहे बेटा, ये एन पी कितना है? तो एन पी डायरेक्ट ही 6 दिया है, तो एन पी डायरेक्ट 6 दिया है। और क्यू कितना है? 0.4। तो 7 24, मतलब कितना? 2.4 मिल गया। तो बस इधर उधर इधर उधर घुमाया है, फार्मूले याद है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, n 25 है, n 25 है, e ऑफ एक्स 10 है। e ऑफ एक्स कितना है? 10। तो देखो, आपको e ऑफ x दिया है कितना रे बाबा? 10। लेकिन e ऑफ x मतलब होता है एन पी, और वो 10 दिया है, उसमें से n मुझे पता है 25, p नहीं पता 10। तो P इज इक्वल टू ये हो गया 10 बाय 25। तो ये हो गया
0.104, ठीक है, 0.4। तो चलो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4। अगर P 0.4 तो Q कितना, 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 0.4, तो Q कितना रे, 0.6 हो गया। निकालो, क्या निकालना है, P निकालना था क्या, चलो P तो ऑलरेडी निकल गया भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मुझे बताओ वेरिएंस NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में NPQ, रूट में NPQ, तो रूट में NP मुझे पता है कितना 10, Q कितना है 0.6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6 रूट 6, 10 इंटू 0.6 रूट 6। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी में वेरिएंस ऑफ एक्स पूछता तो 6। बस फार्मूले को इधर उधर अल्टी पल्टी मारो, दैट्स इट, बाकी कुछ ना करना है, ठीक है। चलो अब देखो, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए। फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n दिया है 5, n कितना दिया है 5, और p ऑफ x इज इक्वल टू 4 और p ऑफ x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो देन p पूछा है। तो मुझे बताओ रे, आपको फार्मूला पता है रे p ऑफ x का क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो वो होता है n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, q टू द पावर n माइनस x। चलो, तो p x इज इक्वल टू 4 को लिखते हैं, तो n कितना है 5, तो 5c4, p पता है क्या, नहीं, तो p टू द पावर x, x मतलब 4, q टू द पावर 5 माइनस 4। अगेन ये भी 5c3, p टू द पावर 3, q कितना है, तो q पता नहीं, कितना 5 माइनस 3, तो देखो ये आ जाएगा 5c4, तो 5c4 को मैं लिख देता 5c1, p टू द पावर 4, q टू द पावर 5 माइनस 4 मतलब 1, 5c3 को लिखो 5c2 कर देता, 5c3 को 5c2, 5 माइनस 3 2, p का क्यूब और q का स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, ऐसा कुछ करेंगे हम, कुछ ना कुछ कैंसिल को कर, 5c1 मतलब 5, और जो कैंसिल हो रहा उसको दिखता, ये p क्यूब पूरा कैंसिल इसके साथ, ये q पूरा कैंसिल इसके साथ, ठीक है, मतलब 5c1 का बचा 5 और इधर बचा p। 5c2 को लिख सकते 2 इंटू 1 और ये 5 इंटू 4, और इधर क्या बचा, p क्यूब पूरा गया, ये क्या बचा, q बचा, ठीक है। अब देखो ये 5p, उसमें भी देखो बेटा, ये 5, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, और ये 2 2 जा 4, तो p बचा 2 2 जा 4 मतलब 2, q को लिखता 1 माइनस पी, q को लिखता 1 माइनस पी, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है p, तो हो गया p, ये 2 माइनस 2p, माइनस 2p इधर है तो प्लस 2p, मतलब ये 3p इज इक्वल टू 2, तो p कितना 2/3, p कितना रे बाबा 2/3, बस हो गया। घुमा फिरा के सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। 2/3 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हो गया बच्चा लोग, तो क्लियर कट धीरे धीरे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का आंसर आएगा, ठीक है। आ गया, बस सॉल्व करते गए। हाँ, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसने मीन बोला है, मीन कितना बोला है रे 18, और क्या बोला है वेरिएंस, वेरिएंस कितना बोला है 12, तो n निकालना है। तो मुझे बताओ ये np कितना हो गया 18, और ये npq कितना हो गया 12, npq कितना हो गया 12। अब मुझे बताओ ये, सॉरी हाँ, मुझे बताओ np कितना है 12, अगर इस np को इसमें पुट कर दूं, अगर इस np को उसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, ये 18 चला गया वहां पे, तो क्या मिल जाएगा रे बच्चा लोग, क्या मिलेगा q मिल जाएगा, क्या मिलेगा q मिल जाएगा। तो देखो ये np कितना है 18, इसको पुट करता है इसमें, तो ये 18 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 12, तो q हो गया 12/18, तो ये q हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो
तो Q आ गया 2/3। Q कितना आ गया? 2/3। अब क्या निकालना है बेटा मुझे निकालना है n। अच्छा n निकालना है क्या? Q मिल गया तो ठीक है, Q मिल गया तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं। Q मिल गया तो P भी निकाल सकते। मुझे बताओ, अपन ये लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी लिखते हैं। तो माइनस पी को इधर लेके आए तो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। तो 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मतलब ये 1/3। तो P मिल गया मुझे 1/3। P कितना मिल गया? 1/3। एक बार P 1/3 मिल गया तो हो गया। NP कितना दिया है? 18 दिया है। तो N निकालना है। P है 1/3 और ये है 18। ठीक है, तो P कितना निकला? 1/3। तो N इज इक्वल टू 18 इंटू 3। N कितना रे बाबा? 54। समझे? बस घुमा फिरा के मीन जो दिया है उसके फार्मूले यूज करो, पूरा घूमेगा इसके। देखो सिंपल है, ई ऑफ एक्स एन पी, वेरिएंस एन पी क्यूब, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन पी क्यूब। बस पूरा का पूरा आपका ये समरी है। इसी के आजू बाजू पूरे प्रॉब्लम घूमेंगे, इसी के आजू बाजू पूरे प्रॉब्लम घूमेंगे। ठीक है, इसी के आजू बाजू ये पूरे प्रॉब्लम घूमेंगे। ठीक है, देयर आर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5% डिफेक्टिव एटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ एटम। मतलब एक कंपनी में 5% डिफेक्टिव निकल रहे लार्ज बल्क में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 एटम विल बी इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। अब देखो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, वही मेरे लिए सक्सेस हो गया। तो वो है 5%, मतलब 5/100। तो 1/20। P कितना हो गया? 1/20। P मिल गया तो Q निकाल लेता, 1 माइनस P। सो 1 माइनस 1/20 तो कितना रे बाबा? 19/20। तो चलो P मिल गया, Q मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। और कितना सैंपल आइटम बोला है? 10 बोला है। तो 10 सैंपल में से, मतलब n कितना है? 10। ये बोल रहा है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। 1 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी रे? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब P ऑफ X क्या? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। अगर नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं, मतलब 0 डिफेक्टिव चलेंगे और 1 भी चलेंगे, 1 से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो लगा दो फार्मूला। फार्मूला क्या रहता है हमारा P ऑफ एक्स का? जल्दी से बताओ। NCX PX QN-X लगाओ। N कितना है? 10। तो 10C0 P टू द पावर, मतलब P क्या है? 1/20, 1/20 का पावर 0, 19/20 का पावर 10-0। ठीक है, प्लस ये 10C1 1/20 का पावर 1, 19/20 का पावर 10-1। ठीक है, तो 10C0 मतलब कितना? 1। 1/20 का 0 मतलब ये भी 1। तो ये आ गया 19/20 का पावर 10, प्लस 10C1 मतलब 10, ये 1/20 और ये 19/20 का पावर 9, 19/20 का पावर 9। तो अगर हमने कॉमन निकाल लिया ये 19/20 का पावर 9, तो यहाँ पे बचेगा एक 19/20 और इधर बचेगा, ये तो पूरा ही निकल गया, मतलब ये 10/20, 10/20। तो ये हो गया 19/20 का पावर 9, 19 प्लस 10 29/20। ठीक है,
तो बस ऐसे मैंने क्या कर लिया है बच्चा लोग, सिंप्लीफाई किया है, बस सिंप्लीफाई करना है, सेम है, बराबर है। अगर आपको इश्क है मैथमेटिक्स से तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, कैसे, एकदम हल्के से। क्यों? क्योंकि फार्मूला एक ही है बच्चा, पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क के लिए है और फार्मूला एक ही है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। और रहे मीन और वेरिएंस के तो वो एक एन पी और वेरिएंस का एन पी क्यू, फिनिश। स्टैंडर्ड डिविएशन तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस रहता, वो भी पता है, चैप्टर ही खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म है बस उतने समरी में। तो उसको अगर प्रॉपर कर लो और अच्छे खासे 2-4 सवाल लगा लो तो आप मार्क्स ले सकते हो, लेकिन इधर से पढ़ना पड़ेगा, इधर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये साथ में रहे फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, फिर भटकने का काम ही नहीं है। भटकने का काम है क्या बच्चा लोग? नहीं, बिल्कुल ही काम नहीं है। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, हमारे पास कितने बॉल है रे? 10 बॉल है। ईच मार्क विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9, तो 10 बॉल में क्या मार्क है? एक पे 0 है, एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3, ऐसे 9 तक, ऐसे कितने बॉल हो गए? 10 बॉल। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, अब उस 10 बॉल में से मुझे कितने बॉल निकालने हैं रे? 4। कितने बॉल निकालने? 4। विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क विद द डिजिट 0? तो मैं जो 4 बॉल निकालने वाले हूं उसमें से एक भी 0 डिजिट वाला नहीं होना चाहिए बोलते। चलो इतना तो फिक्स हो गया, मतलब मुझे बॉल कितने निकालने? 4, मतलब मेरे टोटल यन कितने? 4। यन कितने? 4, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितने हैं रे? तो मेरे पास बॉल्स है 10 बॉल है, उसमें से 4 निकालने, मतलब यन कितना हो गया? 4। लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेट किसके करना है? मार्क विथ डिजिट 0। तो मुझे ऐसा एक बॉल निकालना है जिसके ऊपर 0 मार्क होना चाहिए। जिसके ऊपर क्या मार्क होना चाहिए? 0 मार्क होना चाहिए। तो मुझे बताओ रे, मेरे पास 10 बॉल है तो यन ऑफ यस 10 हो गया, यन ऑफ एस 10 हो गया, क्योंकि 0 मार्क वाला एक बॉल रहेगा, 1 मार्क वाला एक बॉल रहेगा, 3 मार्क वाला एक बॉल रहेगा, 4 मार्क वाला एक बॉल, 9 वाला एक बॉल, ऐसे एक एक बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल मार्क विथ 0, मार्क विथ 0, यही मेरा सक्सेस है ना, यही मेरा क्या है? सक्सेस। तो 0 मार्क वाला तो एक ही बॉल है रे, और टोटल बॉल कितने? 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10। क्यू कितना? 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/10, तो क्यू कितना? 9/10। तो मेरे पास पी है, क्यू है और यन है 4। यन कितना है? 4। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मैं लिखता हूं। मुझे क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट none is marked with the digit 0, none is marked with digit 0। तो मेरा कंसंट्रेशन बराबर पहले 0 पे था, इसलिए मैंने 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब ये बोल रहा है none is, मतलब जो बॉल निकालेंगे उस पे 0 नहीं चाहिए, 0 मार्क वाला नहीं चाहिए, मतलब none बोला है, मतलब मेरा x कितना रहेगा? 0। क्या रहेगा रे बेटा? x 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या रहता है? NCx px q n माइनस एक्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है x इज इक्वल टू 0 को, तो n कितना है? 4, सो 4c0 1/10 टू द पावर 0, 1/10 ही है ना? हाँ 1/10, और 9/10 टू द पावर 4 माइनस 0, तो 4c0 मतलब 1, इसका भी 1, और ये 9/10 का पावर 4, मतलब मेरा आंसर आएगा 9/10 का पावर 4, 9/10 का पावर 4। और लास्ट में आपको लिख देना है the probability that none is marked with digit 0 is 9/10 का पावर 4, 9/10 का पावर 4। इज इट क्लियर बच्चा लोग? बस इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसी तरीके से प्रॉब्लम क्या करना है? सॉल्व करना है। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। चलो सो देखते हैं।
ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, चलो एमसीक्यू आपका तो आ ही गया, ठीक है। हाँ, तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहा है तो पहले पढ़ लो विथ 3 पॉसिबल आंसर, मतलब एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आंसर है रे, 3 बोल रहा है। चलो मतलब इसमें 3 ऑप्शंस दिए। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कितने हैं, 5, मतलब मुझे पता चल गया कि टोटल क्वेश्चन है 5, एन कितना है 5। ईच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर देन 4 करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, जस्ट बाय गेसिंग। अरे ये क्या बोल दिया अरे बाबा, यही तो करते आए हम कि सर आया नहीं तो गेस कर देते, तुक्का मार देते, नहीं ऐसा करने का नहीं, ऐसा करने का क्या नहीं। हाँ, एमएसटी सीईटी में कर सकते हो। अब मुझे बताओ, क्योंकि एमएसटी सीईटी में निगेटिव मार्किंग है करे बच्चा लोग, नहीं, अब निगेटिव मार्किंग नहीं है एमएसटी सीईटी में और आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर दे दनादन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे, खाली नहीं छोड़ने का, क्योंकि वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मार देते हैं। लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई नुकसान है क्या, नहीं, घाटा होने वाला है क्या, नहीं, तो उस समय गेस हम कर सकते हैं। उसमें भी गेस करना है तो अगर 5 मार्क करना है तो पांचों भी एक ही मार्क करो, मतलब ए करना है तो ए करो, बी करना है तो बी करो, सी करना है तो सी करो, डी करना है तो डी करो, मतलब करेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा रहेगी। नहीं तो आपका नसीब अगर खराब रहा तो आपने कभी ए किया, कभी बी किया, कभी सी किया, कभी डी किया, ए करेक्ट है तब बी वाला करेक्ट, आपने ए किया तो बी करेक्ट है, सी किया तो ए करेक्ट है, डी किया तो सी करेक्ट है, मतलब वो ऐसा हेरा फेरी हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी का लक अच्छा रहा तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर जो नहीं आती उसको हरे राम कर दो। ठीक है, हाँ। सो ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो मुझे बताओ रे, उसको करेक्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, करेक्ट की। तो मैं यहां पे लिखता, मेरे लिए सक्सेस क्या हो गया, करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जब भी मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करता हूं तो सिंगल ट्रायल के लिए करता हूं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो करेक्ट आने के चांसेस कितने हैं, देखो एक क्वेश्चन है ए, उसके 3 ऑप्शन है 1 2 3, तो करेक्ट तो कोई एक ही रहेगा, करेक्ट तो कोई एक ही रहेगा, तो टोटल कितने हैं 3, करेक्ट कोई एक है, तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी कितना हो गया 1/3, और Q कितना हो गया 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/3, मतलब कितना Q 2/3, Q कितना आ गया रे 2/3। चलो P मिल गया, Q मिल गया, और N कितना है 5। और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, तो क्वेश्चन में पूछा है कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, मतलब हमें क्या निकालना है, यही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट मोर देन 4 करेक्ट आंसर, कितना वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर करेक्ट आंसर। तर सॉरी, कितने करेक्ट आंसर आना चाहिए बोलते, 4 या फिर 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा मतलब 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए। अरे बाबा क्वेश्चन ही 5 आहे रे बाबा, कसं करा, 5च क्वेश्चन आहे तर त्याच्यापेक्षा जास्त बरोबर येऊ शकते का, नहीं, तुम तो पूरे रूल्स की दनादन तोड़ रहे हो, बराबर। तो क्वेश्चन कितने 5, वो बोल रहा 4 या 4 से ज्यादा बड़े आने चाहिए, मतलब एक तो 4 करेक्ट आ सकते या फिर 5 करेक्ट आ सकते, 6 नहीं आ सकते सर, क्योंकि क्वेश्चन ही 5 है, क्वेश्चन ही 5 है, तो 4 और 5, तो फार्मूला पता है बेटा आपको, NCX 5C4 P टू द पावर X, मतलब 1/3 टू द पावर 4, और Q मतलब 2/3 टू द पावर 5-4, प्लस अगेन NCX मतलब 5C5 1/3 टू द पावर 5 और 2/3 टू द पावर 5-5। ठीक है, चलो
तो 5C4 को मैं लिख देता हूं 5C1 लिख सकता हूं। 1/3 का पावर 4 और ये 2/3 का पावर 1। 5C5 मतलब 1, 1/3 का पावर 5 और इसका पावर 0 मतलब कितना रे बाबा 1। तो 5C1 मतलब 5 ये, और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते करे तो 1/3 का पावर 4 कॉमन निकल सकता है। तो अगर मैंने 1/3 का पावर 4 को निकाला कॉमन तो यहाँ पे बचा 5 इंटू 2/3 प्लस 1/3 का पावर 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 4, ये कितना एलसीएम 3, 5 टू जा 10, 10 प्लस 1 11। तो ये आ जाएगा इतना आंसर। 4 और उससे ज्यादा आंसर करेक्ट आना है तो। इज इट क्लियर बच्चा? 4 और उससे ज्यादा आंसर अगर आपको करेक्ट आना है तो 2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5। समझ गए? हाँ, तो आगे देखते हैं बेटा क्या है। A person buy a lottery ticket in 50 lotteries। एक पर्सन है जो लॉटरी की टिकट खरीद रहा और उसने कितनी लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरी में से खरीदा। इन ईच ऑफ विच ही चांस ऑफ विनिंग प्राइज इज 1/100। अब मुझे बस बताओ उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 100। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है? 1/100। अगर ये 1/100 है तो Q 1 माइनस P मतलब 1 माइनस 1/100 मतलब कितना? 99/100। 99/100। और ऐसी कितनी लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो? कितनी खरीद रहा? 50। तो N कितना? 50। N कितना हो गया? 50। तो N 50 पता है, Q पता है, P पता है। क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है वो। तो बोल रहा है एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन एटलीस्ट 1। मतलब 50 अगर लिए तो उसको एटलीस्ट एक तो में भी विन होना चाहिए। मतलब देखो क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस। मतलब कम से कम 1 में तो भी प्राइज मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिला तो भी चलेगा। अब कम से कम 1 में मिलना चाहिए मतलब कम से कम 1 में मिलना चाहिए मतलब एटलीस्ट 1। कम से कम 1 में मिला तो चलेगा, 2 में मिला तो सर अच्छी बात है, 3 में मिला तो अच्छी बात है। 1 से कम नहीं होना, मिनिमम 1 होना। तो एटलीस्ट 1 होना, एटलीस्ट 1 होना, एटलीस्ट 1, इसका मतलब 1 चाहिए। 2 भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं सर, 3 भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं सर। और ऐसी टिकट कितनी खरीद रहे रे? 50। 50 में रहा तो भी मैं कुछ नाराज नहीं हूंगा, धनाधन ले लूंगा। मतलब एक बंदे का कहना है कि मैंने 50 लॉटरी की टिकट खरीदी और एटलीस्ट एक में भी तो भी जीतना चाहिए, उससे कम में जीतना चाहिए कि नहीं? एक में सर मैं खुश हूं, 2 में खुश, 3 में और कुछ, 4 में और कुछ, 50 चलेगा आने दो। लेकिन भाई तेरा तो ठीक है, तू तो सबको आने दो बोल रहा है, एटलीस्ट 1 मतलब 1 2 से लेकर 50 तक। लेकिन मेरी कितनी हालत पतली हो रही इधर 1 से लेकर 50 तक फार्मूले लगाने में। ऐसा लगाऊंगा तो बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता बेटा कि 1 से 50 तक 50 फार्मूले लगना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम खाएगा। तो मैं इसको उल्टा करता रे बाबा, 1 से 50 ना, तो मैं एक काम करता, टोटल में से इसमें से जो बचा वो माइनस कर लेता। सर 1 से 50 है तो इसमें एक ही बचा सर, 0 वाला, बराबर है ना, एक ही बचा। तो मैं P ऑफ x इज इक्वल टू 0 को माइनस कर देता। टोटल कितना रहता है? 1 माइनस फार्मूला पता है आपको क्या है?
एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो एन सी एक्स, एन कितना है 50, तो 50 सी 0। पी कितना है 1/100 का पावर 0 और 99/100 का पावर 50 माइनस 0। तो ये देखो 1 माइनस 50 सी 0 मतलब 1, 1/100 का पावर 0 मतलब 1, और ये हो गया 99/100 का पावर 50। तो ये आंसर आ गया 1 माइनस 99/100 का पावर 50। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दिया तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? इतना निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ये एज इट इज लिख के रख दिया। समझ गए? क्योंकि अरे बाबा 50 बार फार्मूले लगाओगे फिर ऐड करोगे, लंबा हो जाएगा, तो उल्टा अप्रोच रखो। उसको 1 से 50 चाहिए ना, तो मैं उल्टा सोचता हूँ, 1 से 50 नहीं देता उसको। बचा कितना 0, तो 1 में से माइनस कर देता 0 को, वैसे ही वो आने वाला। समझ गए? चलो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 के लिए देखो, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 के लिए P ऑफ x इज इक्वल टू कितना रहेगा 1, तो वो तो आप सॉल्व कर सकते हो। और इधर क्या बोला है देखो, इधर बोला है एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब इसने क्या बोला है एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब देखो, एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब इधर लिख रहा हूं, इसका कहना है, इसका कहना यह है बेटा कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 भी चलेगा, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 भी चलेगा, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 भी चलेगा, और P ऑफ x इज इक्वल्स टू 50 भी चलेगा। एटलीस्ट 1 बोला तो 1 2 3 4 50 तक था, एटलीस्ट 2 बोला तो 2 3 4 5 50 तक है, तो इतना तो निकालना पॉसिबल नहीं। तो मैं एक काम करता, टोटल में से, टोटल में से जो बचे वाले हैं वो माइनस करता, लेकिन बचे कितने, 0 भी बचा और 1 भी बचा, तो ब्रैकेट में लिखता P ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। और आपको पता है टोटल कितना होता है 1, उसमें से वो दोनों को माइनस कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग? इज इट क्लियर? क्या आप उसको निकाल सकते हो? बहुत बार हमने निकाले, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली और एटलीस्ट के लिए आप फाइंड कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन ए 6 थ्रो ऑफ सिंगल डाई। एक डाई है, उसको 6 बार थ्रो कर रहे। कितने बार थ्रो कर रहे? 6 बार। मतलब मेरा n कितना आ गया रे बेटा? 6 आ गया। n कितना आ गया? 6 आ गया। उसको एटमोस्ट 2 6s चाहिए, उसको एटमोस्ट 2 6s चाहिए। चलो चलेगा, उसको एटमोस्ट क्या चाहिए? 2 6s चाहिए। मतलब वो फोकस किसके ऊपर कर रहा? 6 के ऊपर। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। और सिंगल डाई को थ्रो किया है 6 टाइम्स, तो मैं सिंगल के लिए पहले निकालता, ए डाई इज थ्रोन। अगर एक डाई को थ्रो किया तो मेरा n ऑफ यस बन जाएगा 6। n ऑफ एस कितना बन जाएगा? 6, मतलब 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मुझे कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? मुझे किस पे इंटरेस्ट है? तो 6 में इंटरेस्ट है सर मुझे। किस में? 6 में। तो क्या बोल रहा है? गेटिंग 6 मतलब गेटिंग ए 6 डिजिट, गेटिंग ए 6 डिजिट नंबर, या फिर गेटिंग ए 6 नंबर। मुझे कौन सा नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर तो एक ही रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। तो Q कितना? 1 माइनस P, मतलब 1 माइनस 1/6 कितना रे बाबा? 5/6। तो Q मिल गया 5/6। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे n पता है 6, ये P पता है 1/6, और Q पता है 5/6। ठीक है, सो फाइंड करते हैं हम। हाँ, एटमोस्ट 2 6s, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एट मोस्ट 2 6s, ज्यादा से ज्यादा 2 6s चाहिए, एटमोस्ट 2 6s, उससे ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। अब एटमोस्ट 2 6s मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 6s मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब उसको 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा चाहिए क्या? नहीं। उससे कम चल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एटलीस्ट मतलब उससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, तो 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, तो 3 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाओ फार्मूला बेटा, क्या होगा? NCX, n कितना है? 6, सो 6C0 1/6 to the power 0, 5/6 to the power 6 minus 0 plus 6C1 1/6 to the power 1, 5/6 to the power 6 minus 1 plus 6C2 1/6 to the power 2 और 5/6 to the power 6 minus 2। ठीक है, सो 6C0 मतलब 1, ये भी 1, तो 5/6 का पावर कितना? 6, 6C1 मतलब 6, ये 1/6 और ये 5/6 का पावर 5, 6C2 मतलब 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, तो ये 1/6 का स्क्वायर और ये 5/6 का पावर 4। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि 5/6 का पावर 4 कॉमन निकलता, 5/6 का पावर 4 कॉमन निकलता, तो 5/6 का पावर 4 को कॉमन निकालते तो ये बचा 5/6 का स्क्वायर, ये 6 कैंसल, तो इधर में बचा एक ही 5/6 और ये 2 3 जा 6 मतलब 3 5 जा 15, 15 बाय ये 6 6 जा 36 और 5/6 का पावर निकला कॉमन, तो ये हो जाएगा 5/6 का पावर 4, ये 25/36 प्लस 5/6 प्लस 15/36। तो इसको हम एक मिनट में क्लोज करता था, क्लोज। ठीक है, सो बस इसको हम क्या कर सकते? सॉल्व कर सकते। तो 5/6 का पावर 4 और ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 36, तो ये 25, 5 6 जा प्लस 15। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5/6 का पावर 4 और ये एडिशन कर लो, 30 प्लस 25 प्लस 15 40 50 60 70 80 डिवाइड बाय 36। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो हाँ, सो हम सॉल्व करते हैं। एक्स बी दिया है, एन कॉमा पी ये हमको दिया है, मतलब एन दिया है, पी दिया है, और पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है ई ऑफ एक्स और दूसरा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो सिंपल है बेटा, इस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एन कितना है? 10, एन दिया है 10। ठीक है, पी कितना है? 0.4, पी कितना है? 0.4। तो ई ऑफ एक्स मतलब होता है मीन, दैट इज एन इंटू पी, दैट इज 10 इंटू 0.4 मतलब कितना? 4। उसके बाद वेरिएंस निकालना है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स वो हो जाएगा एन पी क्यू। तो एन पी है 4 और क्यू कितना रहता है? तो क्यू रहता है 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो 4 इंटू 0.6 तो ये कितना? 2.4। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो फोर्थ, ये भी इजी है। मुझे बताओ n कितना है? 10, ई ऑफ एक्स 8 मतलब n इंटू पी कितना है? 8, उसमें से n 10 है, ये p मुझे पता नहीं और ये 8, तो p कितना हो गया? 8/10। कितना? 8/10 मतलब p को ही लिख सकता हूं मैं 4/5। कितना? 4/5। अगर ये 4/5 तो q कितना? 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 4/5 तो कितना? 1/5। निकलना क्या है? वेरिएंस। हो गया, सो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा रे बच्चा लोग? तो वो हो जाएगा एन पी क्यू। उसमें से
एनपी तो 8 है और क्यू निकाला आपने 1/5, तो ये कितना आ गया 8/5। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 8/5। कितना आ गया रे बच्चा लोग 8/5। समझ गए? तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते। ये थर्ड को लेते बेटा लगे तो। चलो थर्ड में देखो क्या दिया है। सो थर्ड में दिया है, थर्ड में हमें दिया है n25। n कितना है 25। ई ऑफ एक्स दिया है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, ई ऑफ एक्स मतलब n इंटू पी, वो कितना है 10, n दिया है 25, p पता नहीं अपॉन 10, तो p कितना हो गया 10/25। तो p कितना हो गया रे 25 4 जा, ठीक है, नहीं 10/25। सो p आ जाएगा 0.4। p कितना हो गया 0.4 और स्टैंडर्ड p अगर 0.4 तो q कितना 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। तो सिंपल है बेटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर रूट में एन पी क्यू। अंडर रूट में n कितना है, n है, np डायरेक्ट 10 लिख देता हूं, q कितना है 0.6, तो ये आ गया √6। इज इट क्लियर बच्चा लोग? तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर बच्चा लोग? सेम है, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है आपको। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हुआ है, एन हमको दिया है x5, यही क्वेश्चन एज इट इज हुआ है, ठीक है। चलो सो इसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि पूरा का पूरा इस बर्नौलीज में हमें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो n मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या होता है बेटा हमारा ये n मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स की, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए। p मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q होता है सीधा सीधा फेल्यूर मतलब 1 माइनस पी। लेकिन ये किसके लिए लेना है, तो ये लेना है सिंगल ट्रायल के लिए। कितने लिए लेना है बेटा, सिंगल ट्रायल के लिए लेना है। इतना क्लियर है? अगर ये हुआ तो डायरेक्ट बर्नौलीज का फार्मूला है, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिर्फ बचता जिसको हम बोलते एक्सपेक्टेड वैल्यू EX या फिर मीन, जिसको लेते हैं हम NP। क्या लेते हैं NP। उसके बाद लेते हैं हम वेरिएंस रहता है NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है अंडर रूट NPQ। और इतने समरी में आपका पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनिश। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे जितने भी टॉपिक्स ले वो प्रॉपर करो, स्टेप बाय स्टेप करो। यही 2 मिलेंगे जिस समरी पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, पढ़ाई कंसिस्टेंटली करो। एक दिन 18 घंटे पढ़ के 2 दिन सोने का नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़ो। जितना टाइम बचा है उसमें पॉजिटिवली पढ़ो। एक टाइम में बैठने के बाद 6 घंटे के बाद उठने का नहीं, 1 या 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ो, देन 10 मिनट का एक ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप कुछ फिजिकल मूवमेंट करो, इधर उधर थोड़ा सा घूम के आओ और बाद में पढ़ाई करते बैठो। क्योंकि आपका लिंकअप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा रह सकता है, उसके ऊपर नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो और अगेन पढ़ाई करो। ठीक है, बैठ के पढ़ाई करो, सो के मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है। और मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके देखो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा और कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्टअप होगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग? इतना क्लियर है? चलो तो आज के लिए इतना। एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ो, मोटिवेशन के साथ पढ़ो और सामने में आपका एम रखो, आपके माता पिता की मेहनत रखो कि वो जितनी मेहनत करते उतनी मेहनत अगर आपने 2 महीने भी कर लिए तो रिजल्ट आपसे ज्यादा दूर नहीं है और वो भी पॉजिटिवली ही आएगा। ठीक है, तो चलो ईमानदारी से पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, सेल्फ के लिए पढ़ो।
चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।